पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समझिए और मैं विकास सिंह आपके साथ। खेल समझिए में आज हम आपको लिए जो खबर लाए हैं, ये पहली फेज की चुनाव से जुड़ी हुई सबसे अहम खबर है। पहले चरण की 4 सीटों पर बागियों के हाथ में हार जीत का जो फैसला होगा, वोटरों की चुप्पी गुल खिलाएगी। यानी कि जिस तरीके से जो बागी हुए हैं, वो जो नेता हैं जो अपने अपने पार्टियों से बागी होकर दूसरे दलों का हाथ थामे हैं, दामन थामे हैं, वो जो है पूरा मामला बिगाड़ सकते हैं। और जो वोटर इस वक्त चुप है, यानी कि जो साइलेंट वोटर है, वही अब गुल खिला सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि पहले फेज में गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा में वोटिंग होनी है। हम सीधा अपने बाबा से जुड़ते हैं और इन्हीं से जानकारी लेते हैं। बाबा, क्या है मामला और किस तरीके से जो बागी हैं वो पूरा हार जीत का फैसला करेंगे? देखिए, ये चुनाव जब शुरू हुआ था और पहले चरण का नामांकन हुआ था तो लगा नहीं था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा जी। लड़ाई 2 पक्षों में होगी, एनडीए वर्सेस इंडिया। लेकिन इस जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये कॉम्प्लिकेशन नज़र आने लगे हैं। जी। जब ये नामांकन हुआ था तो नामांकन के दिन 70 उम्मीदवार लगभग नामांकन किए थे। जी। कट छाट करके बच गए 38। अब इन 38 उम्मीदवारों में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। 38 उम्मीदवार निश्चित रूप से 4 क्षेत्रों के लिए एक संघर्ष तो पैदा करते हैं ना। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आपने जो बात कही है कि 4 सीटों पर आखिर बागी क्या करेंगे, तो हम आपको अगर विस्तार से इस बात को बताएं तो सबसे पहले हम अगर गया की बात करें, जो सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन बगावत यहाँ भी है और बागी कई तरह के हो गए हैं। पहले होता था कि हमको टिकट नहीं मिला, हम बागी हो गए, हम चुनाव में उतर गए और आपका वोट काटेंगे। लेकिन अब बगावत का तरीका बदल गया है। बगावत का तरीका है कि हम आपके साथ भी हैं और आपसे इत्तेफाक भी नहीं रखते हैं। जैसे जीतन राम मांझी का कई ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिस वीडियो में समस्याएं हो रही हैं, उनको अपने क्षेत्र में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। नाराज होकर के वो शब्दों का भी मर्यादा खो रहे हैं। यानी कि अब 80 वर्ष के आसपास के बूढ़े को यदि आप जंगे मैदान में लेके आइए तो कहीं ना कहीं समस्या तो होगी ना। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमने गया का विश्लेषण करते हुए कई बार बताया है कि यहाँ से मांझी अब तक जीतते आए हैं, लंबे समय से जीतते आए हैं। इस बार भी एक मांझी हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट में कोई दूसरा है। तो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव वहाँ बार बार जा रहे हैं और कुमार सर्वजीत को वोट देने की बात कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं। वहाँ भी उनकी पार्टी के लोग बगावत कर रहे हैं कि एक तरफ तो ये आदमी जो विधायक हैं, अपने मंत्री भी इन्हीं को बनाया, अब आप सांसद भी इन्हीं को बनाने का सोच रहे हैं, तो इसकी नाराज़गी है। तो ये नाराज़गी कहीं ना कहीं जब 19 तारीख को लोग वोट देने जाएंगे तो वो परिलक्षित होगी। लोग फैसला करेंगे कि आखिर किसको वोट देना है। और निश्चित रूप से ये बागी जो हैं वो वोटों के ध्रुवीकरण में और दोनों पलड़ा जो बराबर है उस पलड़े में पसंगा का काम करके एक को जिताने और एक को हराने का काम करेंगे। ये 24 घंटे के अंदर में होता है। आपने देखा होगा ना कि वोटिंग जिस दिन होती है उससे 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाती है। जी। उसके पीछे कारण जानते हैं क्या है? वो ऐसे नहीं बंद होता है। वो बंद करने के पीछे है कि वोटर को मौका मिले विश्लेषण करने का, सोचने का, विचार करने का, आपस में राय मशवरा करने का, या फिर अपने मन से कहने का कि आखिर किसको वोट दें। तो गया की जो वर्तमान परिस्थिति है, जीतन राम मांझी वर्सेस कुमार सर्वजीत तो हो रहा है, लेकिन यहाँ बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। इसके अलावे यहाँ 14 और उम्मीदवार हैं। इन 4 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार गया में ही है, रिजर्व सीट है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ बागी किस तरह से खेल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथ में ही जीत हार है। जिस पलड़े में वो बैठ गए वहाँ का भाड़ा नहरा हो जाना है, यानी वहाँ से वोट कट जाएगा। अगर बात करें नवादा की, तो नवादा में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि नवादा में भूमिहार बेल्ट क्षेत्र है। जी। लगातार भूमिहार कहीं से ले आकर के बैठा दीजिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूमिहारों को लेकर के कुछ ऐसी बातें भी हमने सुना है सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में। हालांकि इस समाज के लोगों ने ये अनाउंसमेंट नहीं किया है,
अब तक यही कहा जाता था कि फतवा जारी होता है तो फतवा जारी होता है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों में फतवा जारी होता था कि भाई ये अच्छे उम्मीदवार हैं, होता भी है। जैसे हम समझा रहे हैं अपने समाज के लोगों को कि भाई ये अच्छे उम्मीदवार हैं, इनको आप दीजिए, इनकी अच्छाई क्या क्या है हम उसका कैलकुलेशन करके बताएं। जिसको मन है देगा, जिसको मन है नहीं देगा। लेकिन कुछ लोग इसकी ठेकेदारी लेकर के बैठे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये है कि भूमिहार फतवा जारी कर देगा और भूमिहार एक ही आदमी को वोट देगा। अगर ऐसा होता तो आपको नहीं लगता है कि जहानाबाद में भूमिहार को ही खड़ा किया जाता? बिल्कुल, दोनों पक्ष से, बिल्कुल, और भूमिहार ही जीतता। लेकिन नवादा की बात अगर करें तो नवादा में भूमिहार लगातार जीतते आ रहे हैं। इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि भूमिहारों ने तय कर लिया है, इंटरनली फतवा जारी हो गया है कि वहाँ भूमिहार को ही जिताना है। और इस बार एक नया दाव खेल दिया है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने कि वहाँ एक कुशवाहा उम्मीदवार को खड़ा कर दिए हैं। लेकिन अब यहाँ से कहानी समझिएगा, यहाँ पिछली बार यादव वर्सेस भूमिहार हुआ था, भूमिहार जीते। गुंजन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सिंगर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने वो भी बागी हो गए हैं। बिल्कुल, अगर भूमिहारों की बात होती तो बेगूसराय में कन्हैया कुमार में क्या कमी था? 75 साल के बूढ़ा को वहां से चुनाव जिता रहे हैं, तो कन्हैया कुमार में क्या दिक्कत था? वो भी तो भूमिहार है। हाँ। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भूमिहार प्लस वो किस गठबंधन और किस दल से आ रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ नवादा की बात समझ लिए कि एक विवेक ठाकुर के वर्सेस श्रवण कुमार से हो ही रहा है। एक नया दाव खेला है कि यादव और कुशवाहा का वोट वहाँ है। लेकिन यहाँ बड़ा ट्विस्ट हो गया है। राजबल्लभ यादव, जिनके बारे में सबको पता है कि जेल में, और उसके बाद उनकी पत्नी चुनाव जीती विधायक की, उपचुनाव भी जीती, उसके बाद फिर चुनाव जीती। इसके बाद उनको पिछली बार लोकसभा भी भेजने की तैयारी थी, लेकिन उनके परिवार में विद्रोह हो गया है। और उनके परिवार में विद्रोह होकर के उनके भाई जो हैं विनोद यादव, वो चुनावी मैदान में निर्दलीय उतर गए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि श्रवण कुशवाहा जिस मकसद से वहां खड़े हुए थे, MOI का वोट मिलेगा, कुशवाहा हमको वोट करेगा। कुशवाहा समाज के बारे में भी ये कहा जाता है कि कुशवाहा समाज अपने जाति के वोटरों को वोट करता है, मतलब अपने जाति के उम्मीदवार को वोट करता है। तो अगर ऐसी बात है तो कई जगह कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा हुआ है। यहाँ की स्थिति यह है कि कुशवाहा तो वोट दे देगा, लेकिन यादव किसको वोट देंगे? विनोद यादव को देंगे, किसको देंगे? उसके साथ साथ आप बता दें कि 3 MLA बीमा भारती जो उनके रिलेशन में है। दूसरा, रजौली से प्रकाश वीर हैं, वो भी समर्थन में उतर गए हैं। तीसरा, गोविंदपुर से मोहम्मद कमरान हैं, वो भी विरोध में उतर गए हैं। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो बगावत करने वाले लोग हैं वो परिणाम में जीत हार का एक बड़ा फैक्टर बनेंगे। यही कारण है कि आप देख रहे हो कि लगातार तेजस्वी यादव वहाँ दौरा कर रहे हैं। तीसरी जो सीट है औरंगाबाद की, औरंगाबाद वाली सीट पर जैसा कि हमने पहले भी विश्लेषण किया है, चित्तौड़गढ़ है, और जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है यहाँ भी अब क्लियर होते जा रहा है कि क्या होगा। यहाँ की लड़ाई बहुत टफ थी, लेकिन इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो विद्रोह नहीं किया है, खुल करके नहीं किया है, उसका फायदा सुशील सिंह को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अभय कुशवाहा, जो कुशवाहा समाज से आते हैं और पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ साथ उनको ये उम्मीद है कि MOI समीकरण का वोट उनको मिलेगा। लेकिन यहाँ भी जो 9 प्रत्याशी मैदान में है, बसपा यहाँ भी है, और बसपा का उन क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रभाव है। भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र जो है यूपी से सटा हुआ, उसमें बसपा जो है बहुजन समाज पार्टी, ये अच्छा खासा अपना रोल निभाती है। तो यहाँ औरंगाबाद में भी एक निश्चित रूप से जीत हार के आंकड़े में थोड़ा सा 19-20 है। लेकिन अगर बगावत, जैसा कि कांग्रेस के लोग हैं राजपूत समाज के, निखिल कुमार को टिकट नहीं मिलने के कारण, चूंकि एक लंबे समय से ये सीट जो है वहाँ से लड़ती आ रही है कांग्रेस, इस बार लालू प्रसाद ने चेंज कर दिया, खुद अपने सीट ले लिए, बिना किसी से राय मशवरा के उन्होंने उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। तो इस बात का रोष जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों में है। निश्चित रूप से चुनाव वोटिंग के दिन ये बातें सामने आएगी, और यहाँ भी बगावत करने वाले बागी लोग जो हैं वो चुनाव में कहीं ना कहीं अपना असर दिखा सकते हैं। एक सीट जो चौथी सीट है, जहाँ 19 तारीख को होना है, जमुई, यहाँ भी लड़ाई उसी दिशा में चल रही है। यहाँ की लड़ाई में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि यहाँ की लड़ाई में सबसे बड़ा फैक्टर होते
जो टिकट के इंतजार में भी थे जमुई से, आईपी गुप्ता, पान समाज के हैं और पान समाज की अच्छी खासी संख्या है। बिल्कुल। अभी तक वो इंतजार ही करते रह गए कि उनको पार्टी टिकट देगी। कांग्रेस में हैं और कांग्रेस से ये सीट उनको लग रहा था कि उनको मिल जाएगा, लेकिन ये सीट राष्ट्रीय जनता दल ने अपने खाते में रख लिया। यहाँ से अर्चना रविदास को उतार दिया। हालांकि पासवान वर्सेस रविदास यहाँ है, चिराग पासवान का पूरा दमखम यहाँ लगा हुआ है। यहाँ तक कि चिराग के दूसरे जीजा जो हैं साधु पासवान, वो राजद के साथ हैं और राजद में SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के जी। वो और उनकी पत्नी यानी चिराग पासवान की बहन, बड़ी बहन, ये सब अर्चना रविदास को जिताने में लगे हुए हैं। ऐसा तो बिहार के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, अभी शुरुआती है। लेकिन यहाँ भी बगावत बागी दोनों काम करना शुरू कर दिए हैं। 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, रिजर्व सीट है और यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है कि किस तरह से ये सारा माहौल बदलता है। एक तरफ आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव हर हाल में इस सीट पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। वहीं चिराग पासवान इस सीट पर पूरी तरह से अपनी दमखम लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सीट पर अपना पहला चुनाव अभियान शुरुआत किया बिहार में जी। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला करके इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि यहाँ भी बागी जो हुए हैं, या तो वो कई लोग हैं जो ये सोच रहे हों कि उनको चिराग पासवान देंगे। चिराग पासवान के कई ऐसे लोग हैं जो उनके साथ उनके लिए काम कर रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे, 10 साल तक वहाँ वो सांसद रहे हैं जी। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अर्चना रविदास को लेकर के ये बात कही जा रही है कि उनको उनके पति के चलते टिकट मिला है और इनका पार्टी के भीतर क्या रोल रहा है। कार्यकर्ता यहाँ भी इंतजार कर रहे थे, यहाँ भी कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया गया। तीसरा फैक्टर बसपा, जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूँ। इन चारों सीटों पर बसपा अपना उम्मीदवार उतारे हुए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक तरफ बागी और दूसरी तरफ ये तीसरा कोण पैदा करना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो पहले चरण की 4 सीटें हैं उसमें जीत हार जो है वो बागियों के हाथ में ही है। और बागियों को समझाने में कितना सफल होते हैं ये उम्मीदवार, इनकी पार्टी और इनका गठबंधन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो आप बाबा को सुन रहे थे और बाबा आपको खेल समझिए में समझाने का कोशिश कर रहे थे कि जो 4 सीट है जिसमें पहले चरण में वोटिंग होनी है, उन 4 सीटों में जो बागी तेवर अपनाए हैं नेता, जो अपने पार्टी से बागी होकर किसी और पार्टी में शामिल हुए या अभी भी उस पार्टी में ही है लेकिन अंदर खाने भीतर घात करने की तैयारी चल रही है, ऐसे ही नेता जो है इन 4 सीटों का जो मामला है उसे गड़बड़ा सकते हैं। और इस पर जो साइलेंट वोटर है इन 4 सीटों पर, वही जो भी गुल खिलाना होगा वही खिलाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इन 4 सीटों पर जब रिजल्ट 4 तारीख को निकलकर सामने आती है तो क्या कुछ होता है, किसे जीत मिलती है और बागियों की तेवर कहां पर जाकर रुकी और बागियों कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा इन 4 सीटों पर, यह सब कुछ का खुलासा हो जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।